हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी, जिसमें आप सभी को इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और जैसे कि आप सभी के कॉमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चन में रीड करने के बाद में जस्ट उसका जो आंसर है एक्सप्लेन कर देना। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते कि क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको आंसर भी यहाँ पर शो करते हैं। और यदि आप सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को देखकर आंसर जरूर बताया करिए। इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और किस प्रकार की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। केंद्रीय उच्च भाग, इसका प्रतिशत यहाँ पर क्या हो जाएगा? उच्च भाग का प्रतिशत है 27.7%। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो विस्तृत, जो भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है वो कितना प्रतिशत है? तो ये है 43.2%। 43.2%। लूसेंट उठाकर देखेंगे तो 43 आप लोगों को लिखा मिलेगा। इसके बाद में जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ पर तटीय मैदान है, उत्तरी पर्वत है। यहाँ पर तटीय मैदान लिखा है तो तटीय मैदान की जगह पर आप सभी लोग लिख लीजिएगा उच्च पहाड़ियां। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा उच्च पहाड़ियां। इसका प्रतिशत यदि आप लोगों को पता हो तो जरूर बताएं। उच्च पहाड़ियों का जब प्रतिशत है वो 18.6% है, 18.6% है। इसके बाद में जो यहाँ पर उत्तरी पर्वत लिखा है तो ध्यान रखिएगा, यदि आपके एग्जाम में उच्च पर्वत लिखकर आया हो तो यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा 10.7%। ठीक है, तो आरोही क्रम में यदि हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो पहले यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ, इसके बाद में यहाँ पर थर्ड हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहीं पर भी नहीं है तो ई आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एक बार यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो महान मैदान है इसका प्रतिशत है 43.2। ठीक है, 43.2% पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। ठीक है, विस्तृत मैदान का विस्तार है। जो केंद्रीय उच्च भूमि है, जो ऊंची भूमि है, इसका जो प्रतिशत है यहाँ पर 27.2% है। इसे आप सभी लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा, ऊंची भूमि, यहाँ पर ऊंची भूमि। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का जो प्रतिशत है ये 18.6 है। ठीक है, पहाड़ियों का जो प्रतिशत है 18.6 है। ऊंचे जो पर्वत है, उच्च पर्वत श्रेणियां जो है वो 10.7% है। ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 10.7% है। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? तो कहीं कहीं पर आप सभी को 94 मिलियन देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन में आपके 93 मिलियन है तो यही आप सभी लोग टिक करेंगे। 103 मिलियन नहीं होगा, 83 मिलियन ये भी नहीं है, तो जब ये नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। अब यहाँ पर सूर्य के बारे में है तो सूर्य के बारे में कुछ पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। सूर्य का मध्य भाग कितने दिन में घूर्णन करता है? सूर्य का मध्य भाग कितने दिन में घूर्णन करता है? तो ये हो जाएगा 25 दिन, 25 दिन में घूर्णन करता है। ठीक है, और यदि आपसे ये पूछा जाए ध्रुवीय भाग, ध्रुवीय भाग कितने दिन में घूर्णन करता है? ध्रुवीय भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 दिन। ठीक है, 35 दिन में एक घूर्णन करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 35 दिन में एक घूर्णन करता है। ठीक है, सूर्य का मध्य भाग एक घूर्णन कितने दिन में करता है? तो 25 दिन में, और सूर्य का जो ध्रुवीय भाग है एक घूर्णन 35 दिन में करता है। और सूर्य किस प्रकार का गोला है? तो ये एक गैसीय गोला है, ये एक गैसीय गोला है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71% है, 71% है। और हीलियम का जो प्रतिशत है यहाँ पर 26.5% है। हीलियम का प्रतिशत है 26.5, जो अन्य तत्व हैं
तो जो अन्य तत्व हैं यहाँ पर प्रतिशत है 2.5। 2.5 जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सूर्य ग्रहण के समय आपने सूर्य देखा है, तो जो सूर्य का भाग दिखता है उसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट है, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है, तो पर्वत आप सभी ने अभी देखा है कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा 30% है। ठीक है, यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिशत देख पा रहे हैं 27% है, 40% है, तो आप सभी कमेंट करके बताएं। देखिए यहाँ पर 30 लिखा है कि जो पर्वतों का हिस्सा है वो 30% है। आपके एग्जाम में 29% लिखा हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 29% है। इसके बाद में यदि हम यहाँ पर बात करें पठार की, तो पठार कितने प्रतिशत है? तो पठार है 28%। ठीक है, 28%। इसके बाद में है जो भूभाग का मैदानी भाग है, मैदानी भाग, भूभाग का जो मैदानी भाग है इसका प्रतिशत क्या है? तो आपने देखा था अभी 43% है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ए आंसर सही है। इसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं यह गंगा और यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों को जन्म देते हैं जो हिमालय से निकलती है। कौन? जो पर्वत का हिस्सा है। इसके बाद में है निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो फोर्थ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा है। भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा जो है बांग्लादेश की है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा की लंबाई है वो 4096.7 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो त्रिपुरा है ये किससे घिरा हुआ है? तो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, तीन ओर से बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा घिरा है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है क्या? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा त्रिपुरा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा, आइजोल। आइजोल के बारे में यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे, तो यहाँ पर आप सभी लोग ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन रीड करके आंसर बताने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है, उस टाइम में आप सभी लोग आंसर जरूर चेक कर लिया करें, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर है भारत में कर्क रेखा के उत्तर में जो अवस्थित नगरों में आइजोल है ये शामिल है, जबकि जो भोपाल है और रांची है ये कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे शुष्क स्थान, तो सभी को पता है ये क्या है, जैसलमेर है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एक यदि ऑप्शन को रीड करेंगे तो यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यदि आंसर पता हो तो तुरंत आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताया करें, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर है। यहाँ जो न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर तो 10 सेंटीमीटर तक होती है। जैसलमेर को स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, जैसलमेर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा जो कॉमन बॉर्डर है ये पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो यहाँ पर आपका ई आंसर सही हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर 9 सही होगा। ठीक है, भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिनमें 7 देशों से स्थलीय सीमा है तथा 2 देशों से समुद्रीय सीमाएं साझा होती हैं। पाकिस्तान की जो सीमा है ये 5 राज्यों से साझा करती हैं या 5 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से राज्य हैं? पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से मिलती है। और जो बांग्लादेश की सीमा है ये 5 राज्यों से मिलती है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम से मिलती है। भारत के किसी भी जो राज्य की सीमा है या पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ साझा रूप में संलग्न नहीं है। इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो ये कौन सा क्षेत्र है? रांची, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो देखिए जो मालवा का पठार है ये कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र जो है आच्छादित है।
इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र है ये मालवा के पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। किसके मध्य से? मालवा के पठार से। जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। कौन से क्षेत्र है? रांची का पठार और यहाँ पर छोटा नागपुर है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो यहाँ पर अल्मोड़ा है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तराखंड में आप सभी को पता है उत्तरकाशी है और चमोली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं जो उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला है ये तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है, और जो अल्मोड़ा जिला है ये उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है, और इसका मुख्यालय भी क्या है? अल्मोड़ा ही है। जो अल्मोड़ा है ये जिला जो है समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। यह पहाड़ घोड़े की नाल के आकार की रिज पर स्थित है। जो यह पहाड़ है ये किस प्रकार के आकार पर स्थित है? तो घोड़े की नाल के आकार की रिज पर स्थित है। नेक्स्ट है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? तो यहाँ पे 10th का आंसर भी सही हो जाएगा, बघेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड नहीं है, ध्यान रखिएगा। मालवा का पठार भी नहीं है या मालवा भी नहीं है, तो बघेलखंड है। तो बघेलखंड जो पठार पर है ये कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है। किस पर काटती है? बघेलखंड पठार पर। जो बघेलखंड पठार का क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो ये कहां पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित एक महानदी के तट पर। क्या है? भैंसा मुंडा है जो भारत का एकमात्र स्थान है। भैंसा मुंडा क्या है? भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा ये एक दूसरे को क्या है? काटते हैं। शांत घाटी आप सभी को पता है केरल में स्थित है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे है पर्वतीय पठार एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 12 का आंसर क्या सही होगा? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? काराकोरम होगा, ठीक है। पहले नंबर पर काराकोरम हो जाएगा और दूसरे नंबर पर लद्दाख हो जाएगा, तीसरे नंबर पर जास्कर हो जाएगा और चौथे नंबर पर हो जाएगा पीर पंजाल, ठीक है। तो सीक्वेंस यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 2 1 4 3, ठीक है। 2 1 4 3। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं आपका आंसर क्या सही होगा? 2 1 4 3, बी आंसर यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? न्यूनतम हिम रेखा पूछा गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अल्पस क्षेत्र। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं जो पर्वतीय व ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है, ढका रहता है तथा बर्फ पूर्णतया कभी नहीं पिघलती है। उच्च अक्षांशों पर हिम रेखा काफी नीचे होती है। अल्पास क्षेत्र में हिमरेखा सामान्यतः 2700 मीटर की ऊंचाई तक होती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, जो अल्पस क्षेत्र है इसमें जो हिमरेखा है इसकी सामान्यतः ऊंचाई कितनी होती है? तो 2700 मीटर होती है। जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 4500 मीटर होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हिमरेखा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो हिमरेखा है सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मालनाड क्षेत्र का जो संबंध है निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, कर्नाटक का पठार। जो मालनाड क्षेत्र है इसका संबंध किस पठार से है? कर्नाटक का पठार से है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मालनाड क्षेत्र का संबंध है भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार कहाँ पर है? तो धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। तो यह किससे बना हुआ है? तो धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों से और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का जो नामकरण है करनाड, जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की भूमि। तो करनाड का अर्थ यहाँ पे ध्यान रखिएगा काली मिट्टी की भूमि होती है। नेक्स्ट है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है?
तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। आंसर यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप लोगों को स्पीड फास्ट लग रही है तो स्पीड को आप सभी लोग सेटिंग में जाकर स्लो भी कर सकते हैं। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग है। जो कुमायूं हिमालय है एक हिमालय का ही भाग है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। हिमालय का जो पश्चिमी भाग है इसको आप गढ़वाल हिमालय कहेंगे और जो ये हिमालय है इसका पूर्वी भाग क्या कहलाएगा? कुमाऊं हिमालय। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी भाग में है। गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है। कहाँ से होता है? तो कुमायूं हिमालय से होता है। और आपसे पूछा जाए कि और कौन सी नदी है तो रामगंगा नदी है। ठीक, रामगंगा नदी का जो उद्गम होता है ये भी कुमायूं हिमालय से होता है। नेक्स्ट है चाप झील, जिसको क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील। ये पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? तो नदी घाटियों में पाई जाती है। यहाँ पर बी आंसर सही है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो चाप झील है ये नदी घाटियों में पाई जाती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत जो नदी है ये क्षैतिज अपरदन के कारण प्रवाहित होती है। ये मोड़ नदी विसर्प कहे जाते हैं। जो ये कई मोड़ होते हैं इन मोड़ को क्या कहा जाता है? नदी विसर्प कहा जाता है। इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से बढ़ती है। इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झील को गोखुर झील या चापाकार झील कहते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, विसर्पों में जब जल भर जाता है तो इससे झील का निर्माण होता है जिसको क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं या चापाकार झील कहते हैं। नेक्स्ट है चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहां पर मिलती है? तो सिंध नदी में पूछा है तो यहाँ पर मिथनकोट हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आप सभी को पता है। और जो यह नदी है यह बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के तांडी में मिलने से बनती है। ये दोनों नदियां कहाँ पर मिलती हैं? तो तांडी में मिलती है, जिससे कौन सी नदी बनती है? तो चिनाब नदी बनती है। और यह अखनूर जो कि जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। जो चिनाब नदी है कहाँ पर प्रवेश करती है? तो जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ पर है? ये है अखनूर में प्रवेश करती है। यह मिथनकोट के पास सिंध नदी में मिल जाती है। मिथनकोट के पास कहाँ पर मिलती है? सिंध नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं कौन सी है? बगलिहार है, सलाल है और दुलहस्ती है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। क्या है? पोनानी है। बी आंसर सही है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नदियों में जो पोनानी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। पोनानी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र ये क्या है? सबसे बड़ा है। पोनानी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र ये कितना है? तो 5397 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात जो पेरियार नदी है इसका जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? तो 5243 वर्ग किलोमीटर है। और कालंदी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र ये क्या है? 5179 वर्ग किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र जो है विशिष्ट क्षेत्र है जहां पानी नदी द्वारा बहाए जाने से पहले एकत्र होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका जल क्षेत्र जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई। मध्य की पूछी है, समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? 30 मीटर है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो आप सभी को पता है नारायणी है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी है। क्वेश्चन नंबर 21 है सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो कहां से निकलती है? नगरी नामक स्थान से। यहाँ पर नगरी लिखा है, जो इसका सटीक वर्ड है वो क्या है? नगरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुवर्ण रेखा नदी जो है ये झारखंड के रांची के नगरी नामक स्थान से निकलती है, जो ओडिशा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां से गुजरती है? तो ओडिशा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि जो यहाँ पर ऑप्शन रीड नहीं किए जाते हैं, तो ऑप्शन देख पा रहे हैं और मांझी है, मंदार है, हेहल है। लेकिन ये किस गांव के पास से निकलती स्वर्ण रेखा नदी है? तो नगरी है। यहाँ पर नगरी लिखा है, ध्यान रखिएगा।
इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, किसकी, सुवर्णरेखा की जो प्रमुख सहायक नदी है वो क्या है, राडू है, कांची है और खरकई है। ये 3 है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो जो धुआंधार जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर गोदावरी नहीं होगा, नर्मदा नदी होगा। ये क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। जो कपिल धारा जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है, यहाँ पर नर्मदा हो जाएगा। किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पर भी नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। जो जोग शरावती है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर, तो पश्चिम कर्नाटक के शिमोगा जिले में। शिमोगा जिले में, जिला पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा शिमोगा जिला है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो धुआंधार जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। जबकि जो कपिल धारा जलप्रपात है ये किस पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है। इसके बाद में जो जोग गरसोप्पा है ये जलप्रपात पश्चिम कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है, इसे ध्यान रखिएगा। जो ये जोग जलप्रपात है ये देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नया नाम क्या रखा गया है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। नेक्स्ट है लीखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, लीखापानी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश दिया है, सिक्किम दिया है, लेकिन जो लीखापानी हिमनद है ये अरुणाचल प्रदेश के राज्य में स्थित है। इसके बारे में देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आप सभी का सब्जेक्ट का पूछा गया, थर्ड पेपर मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट है। लेखापानी हिमनद जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखापानी दर्रे के पास स्थित है। लेखापानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद जो है उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो उच्च हिमालय में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर। लेखापानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार आपका पूछा गया था बीपीएससी टीआरई जो आपका एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया, रद्द हो गया है, इसमें पूछा गया था। जो लेखापानी है ये असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है। एक नगर भी है जो कि चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये क्या है, ये जिला जो है ये चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, नोट कर लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, उत्तर दिशा में नहीं मिलती है, तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि आपके सब्जेक्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या था, ई था। यहाँ पर पूछा गया था जो सहायक नदी है ये ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती, तो उत्तर दिशा से कौन सी नहीं मिलती, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र के बारे में देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय को उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत के पठार पर स्थित जो मानसरोवर झील है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी किस ओर बहती, पूर्व की ओर बहती है। यह तीनों देशों चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहा जाता है, जबकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। 4 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चीन में क्या कहा जाता है, सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है। उत्तर दिशा में जो मिलने वाली सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, दिबांग है,
लोहित है, धनसिरी है, कामेंग है, मानस है, तीस्ता है, सुबनसिरी है। ये सभी नदियां क्या है, ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलती हैं। नेक्स्ट है मानसून एवं वर्षा। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार के पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट में, ठीक है, या तट पर कह सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है गारो, खासी और जैतिया की पहाड़ियां, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। छोटा नागपुर का पठार, ये भी नहीं, तो सही यहाँ पर आपका आंसर बी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा बी आंसर यहाँ पर सही है। इसके बारे में यहाँ पर देख पा रहे हैं, अक्टूबर और नवंबर महीने में लौटते मानसूनी पवनों के बाद बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र जो कोरोमंडल तट है, यहाँ पर वर्षा होती है। तो जलवाष्प ग्रहण करने के बाद में वर्षा होती है। जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफी फायदेमंद होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उपस्थिति होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर ई सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सही क्या होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो अधिकांश चक्रवात होता है, तो 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होता है। 8 से 15 के मध्य, यहाँ पर 8 से 13 है, यहाँ पर 10 से 15 है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, तो 8 डिग्री से 15 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। तो इससे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर चक्रवात जो होते हैं या बनते हैं, ये अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवातों का जो निर्माण है, ये अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है। पूछा जा सकता है कि भारत में जो चक्रवात है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं या बनते हैं, तो अरब सागर से अधिक किसमें होते हैं, बंगाल की खाड़ी में होते हैं, तथा ये जो चक्रवात होते हैं, ये अधिक खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो ये क्या है, 15 अक्टूबर है, ठीक है। 1 अक्टूबर दिया है, 1 नवंबर दिया है, लेकिन आपका आंसर जो सही होगा वो क्या है, बी, 15 अक्टूबर। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जीएस के पोर्शन में पूछा गया क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट की ओर बहते हुए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये हो गई है, जो ये मानसून है एक प्रकार की क्या है, मौसमी हवाएं हैं, और ये हवाएं किस ओर बढ़ती हैं, तो हिंद महासागर और अरब सागर की तट से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट की ओर बहती हैं, ठीक है, भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट की ओर बहती है। भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराते, जून से सितंबर के बीच में। यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच में वापस लौटता है। कौन सा मानसून है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में वापस लौटता है, जिसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है। लौटने की जो ये स्थिति होती है, इसको क्या कहते हैं, निवर्तन कहते हैं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो वापसी की सामान्य तिथि है, ये क्या है, 15 अक्टूबर है। नेक्स्ट, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये जलवायु क्या है, उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, बी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, सवाना प्रकार नहीं है, भूमध्य सागरीय प्रकार ये भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर उपोष्ण मानसूनी जलवायु हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र किसके बीच में विद्यमान है, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। इसका जो विस्तार है महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर सही क्या होगा? तो ये देख लीजिए, ये क्या है? एक उपजाऊ, ये क्या है? एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं आगे आप देखिएगा। यहाँ प्रतिवर्ष जो वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो यहाँ पर ई आंसर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मध्य गंगा के मैदानी जो कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश है और क्या है? बिहार है, छोटा नागपुर पठार को छोड़कर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा गया था राज्य, 2 राज्यों में, तो वो 2 राज्य कौन से? एक उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार है, लेकिन यहाँ पर छोटा नागपुर पठार छोड़कर। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष जो वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट है, जीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका आंसर 30 का क्या सही हो जाएगा? पश्चिमी तट। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पश्चिमी तट। ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर है मेघालय का पठार है, पश्चिमी तट है, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका क्या सही है? बी, एम पूछा है, तो यहाँ पर पश्चिमी तट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में है वन क्षेत्र। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, कहाँ पर? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तमिलनाडु में। इसके बारे में देख पा रहे हैं कि कांटेदार जो जंगल व झाड़ियां हैं ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा क्या हो? 70 सेंटीमीटर से कम हो। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। किसके द्वारा वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तरी या उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती है, मतलब यहाँ पर कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। इसके घास के मैदान, झाड़ झंगाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सी आंसर सही हो जाएगा, अवर्गीकृत वन कहा जाता है। सुरक्षित वन नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षित वन यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं। घास के मैदान भी कहा गया है, यहाँ पर झाड़ झंगाड़ भी कहा गया है, वन भी, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों। तो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, संरक्षित भी नहीं है, अवर्गीकृत हो जाएगा। ठीक है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हो जाएगा। तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। घास के मैदान, झाड़ झंगाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन किसको कहते हैं? तो जो आरक्षित वन होते हैं सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं। संरक्षित वन जो होते हैं सरकार द्वारा देखभाल की जाती है, इसमें लोगों को कुछ छूट प्राप्त होती है। लेकिन अवर्गीकृत जो वन होते हैं ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जहां पर वर्षा क्या हो? भारी वर्षा होती है। तो ये जो वन है पश्चिमी घाट, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि पश्चिमी घाट असम के ऊपरी हिस्से
तमिलनाडु, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ये डी बताया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। 25 दिया है, 33 दिया है, 39। तो होना कितना चाहिए, 33%। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत जो होना चाहिए वो 33% है। स्वतंत्रता के बाद की यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। कौन सी, 1952 की। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय वन है, संरक्षित वन है, गांव के जंगल है और वृक्ष भूमि है, इनको वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं। यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, पहले ये देख लीजिए। तो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है और हिमालय क्षेत्र है। तो ये आपका आंसर, तीनों पॉइंट ये सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से हैं, पश्चिमी घाट है, नीलगिरी पर पूर्वी घाट है तथा विंध्याचल पर्वत प्रमुख रूप से आते हैं। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है, जो ये क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा है, शिवालिक है, मध्य भारत के पठार पर भी यदा कदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती, कभी कभी जो है भूस्खलन की घटनाएं यहाँ पर भी देखी जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। किससे प्रभावित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 38 का आंसर बताना है। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, कोरोमंडल है। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसमें मालाबार भी दिया है, कोंकण भी दिया है, लेकिन सही क्या है, कोरोमंडल है। इसके बारे में देख पा रहे हैं कि भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है। यहाँ पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है। जो यहाँ पर जो है पूर्वी तट है, ये किससे प्रभावित रहता है, चक्रवात से। जिसका तटीय क्षेत्र क्या है, तो कोरोमंडल है और उत्तरी सरकार है। नेक्स्ट है हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री सेल्सियस कहा गया है, तो 40 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, क्या है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो नहीं, यहाँ पर क्या होगा, 40 से कम कितना होना चाहिए, 40। ठीक है, यहाँ पर 30 कहा है तो कम से कम कितना होना चाहिए, 40। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा और इसका अपोजिट यहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो यहाँ पर सही कथन बताना था, ना तो पहला है और ना ही दूसरा है। तो इसमें आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 30 की जगह पर 40 होगा और 40 की जगह पर 30 होगा। नेक्स्ट है बाढ़ रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि, आप सभी को पता है ये क्या है, वनारोपण है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।